ये स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्ट 2 है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम यूनिट के हवाले से, जिसमें आज हम प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स स्टडी करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्केलर, जिसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव अ स्केलर क्वांटिटी, द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। मैथमेटिकली इसको हम इस तरह लिखते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमें ये समझना है कि ए और बी कॉज ऑफ थीटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर इसको मैथमेटिकली जो लिखा गया है, इसको ग्राफिकल देखें, तो ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हमने दो वेक्टर लिए हुए हैं ए, और एक खास एंगल थीटा पे हमने बी वेक्टर लिया हुआ है। तो जब हम बात करेंगे ए डॉट बी की, तो इसका मतलब ये होगा कि हम मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट ऑफ बी ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए में जो बी का कंपोनेंट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और वो क्या बनता है। अगर आप इस ग्राफ में देखें, फिगर में देखें, तो यहाँ पे देखें जी, ये जो बी वेक्टर है इसकी जो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, मींस बताने, यहाँ पे ये बताना हम चाह रहे हैं कि बी की जो प्रोजेक्शन बनती है ए वेक्टर पर, जो कि बनती है बी कॉज ऑफ थीटा, इसके साथ जब हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास ए डॉट बी बनता है। और अब अगर हम ये देखना चाहें कि क्या बी डॉट ए इक्वल्स बी ए कॉज ऑफ थीटा, ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है स्केलर प्रोडक्ट में। यानी बी को हम पहले रखें, फिर उसको ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसको दोबारा से, इसको भी ग्राफ में देख लेते हैं। अगर हम इसको बी डॉट ए के हिसाब से रखें, तो हमें क्या करना पड़ेगा जी, अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेना पड़ेगा, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंपोनेंट्स ऑफ ए टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो बी की डायरेक्शन में जो ए का कंपोनेंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में रिजल्ट सेम आएगा। यानी अगर आप बी को पहले रखें या ए को पहले रखें, और डॉट प्रोडक्ट की सूरत में दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आता है। यहाँ से भी एक नंबर आएगा, यहाँ से भी एक नंबर आएगा, इसलिए तो इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को इसकी ओबे होती है। तो इसमें जो मेन चीज़ समझने वाली है वो यही है कि आपने ये देखना है कि ए डॉट बी इक्वल, जब आप कहते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा, तो इसमें ए बी कॉज ऑफ थीटा कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर ए से मुराद मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हम लेंगे, और बी कॉज ऑफ थीटा से मुराद कंपोनेंट ऑफ बी इनटू द डायरेक्शन ऑफ ए हम लेंगे। और बी डॉट ए के हिसाब से जब हम इसको देखेंगे, तो फिर हम बी का मतलब होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और ए कॉस ऑफ थीटा का मतलब होगा कंपोनेंट ऑफ ए इनटू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो इससे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों सूरतों में अगर ए को पहले रखें या बी को पहले रखें, रिजल्ट सेम आएगा, तो हम कहेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। अच्छा, यहाँ पे जो थीटा है, ये वाला, ये कैन ये इसको इस तरह से समझें कि थीटा कैन बी मेजर्ड फ्रॉम ईदर ऑफ द टू वेक्टर्स, ईदर ऑफ द टू वेक्टर्स टू द अदर। यानी अगर आप कॉज ऑफ थीटा रखें, माइनस थीटा भी रखें, तो दोनों सूरतों में आपके पास आंसर सेम आएगा। या इवन अगर आप टू पाई माइनस थीटा कर लें, टू पाई क्या होता है, पूरा 360 डिग्री जो होता है वो टू पाई होता है, उसमें से अगर आप थीटा माइनस करें, तो ऐसी सूरत में भी ये आंसर सेम रहेगा। तो काज के केस में आप थीटा रखें या माइनस थीटा रखें, आपके पास आंसर सेम रहता है। नेक्स्ट, अगर हम ऐसा करें कि दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का ले लें। यानी इस थीटा को अगर हम 90 डिग्री रख लें, तो cos 90 में बताया कि वो क्या होता है जी, ज़ीरो। तो cos 90 ज़ीरो, तो इसलिए ए डॉट बी ज़ीरो हो जाएगा जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो ऐसी सूरत में ए डॉट बी का प्रोडक्ट ज़ीरो आता है। यानी ये जो बी वेक्टर है, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट में यूं रख लूँ, ठीक है, 90 डिग्री पे रख लूँ ए के साथ, तो ऐसी सूरत में इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी बी वेक्टर मुकम्मल तौर पे ए वेक्टर के साथ लाई कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में फिर हम देखेंगे कि फिर 0 डिग्री एंगल होगा उनके बीच में। cos जीरो क्या होता है जी, वन। तो ये ऐसी सूरत में ए डॉट बी इक्वल्स हो जाएगा ए बी, यानी मैक्सिमम इसकी वैल्यू आएगी। और अगर हम
इनके बीच में 180 डिग्री रख लें, एंटी पैरेलल का केस रख लें, तो ऐसी सूरत में माइनस का साइन आ जाएगा, -AB। यानी दोनों सूरतों में जीरो नहीं आएगा, 90 डिग्री के केस में तो जीरो आएगा, लेकिन चाहे 0 डिग्री हो या 180 डिग्री, उन दोनों वेक्टर्स के बीच में ले लें तो ऐसी सूरत में हमारे पास जीरो नहीं आता। नेक्स्ट, अगर हम वेक्टर का इटसेल्फ प्रोडक्ट ले लें, वेक्टर का, ये वेक्टर ए का ए के साथ ही प्रोडक्ट ले लें, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि ये फिर इनके बीच में एंगल क्या है, ज़ीरो। क्योंकि वेक्टर का अपने साथ ही प्रोडक्ट लेना मीन्स के 0 डिग्री। तो ऐसी सूरत में हमारे पास का 0 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड स्क्वेयर हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम स्केलर प्रोडक्ट लें दो वेक्टर्स का इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे हम किसी वेक्टर के फाइंड करते हैं। तो ए वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई जे के की सूरत में, अगर 3D है तो AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ लेने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसको जब लेंगे तो AX I कैप यूनिट वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर्स के साथ हम मल्टीप्लाई लेंगे, जे का जे के साथ लेंगे, जेड का जेड, के का के साथ लेंगे, तो AXI डॉट BXI, तो ये हो जाएगा AXBX। और इसी तरह से जे जे का आपस में, जी का आपस में। तो आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में जब हम A डॉट I लेते हैं या J डॉट J लेते हैं, K डॉट K लेते हैं, तो वो वन होता है। ठीक है। ये अभी पिछली स्लाइड पे हमने ये प्रॉपर्टी देखी कि वेक्टर का जब हम वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाता है। सॉरी, यहाँ पे जो आप हमने आप थोड़ी देर पहले हमने जो यहाँ पे पढ़ा, यानी अगर इसकी जगह मैं आई यूनिट वेक्टर रखूँ, यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर रखूँ, तो ये आई यूनिट वेक्टर उनके बीच में एंगल ज़ीरो। ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है आई यूनिट वेक्टर का, वन। यहाँ पे भी वन, तो ये हो जाएगा वन स्क्वायर यानी वन, इसलिए यहाँ पे वन लिखा गया है। लेकिन अगर हम आई का जे के साथ डॉट, आई का के साथ डॉट, के का जे के साथ, तो ये जीरो आएगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जब हमने AXI का BXI के साथ प्रोडक्ट लिया तो AXBX बना, और इसी तरह AY का BY के साथ, तो हमें A डॉट B में हमारे पास ये चीज़ बनती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि दो वेक्टर्स ए और बी के बीच में एंगल जो है वो कैसे फाइंड करें। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम AB कॉज ऑफ थीटा लें, और हमने देखा कि A डॉट B का प्रोडक्ट होता है ये। तो ऐसी सूरत में यहाँ से डिवाइड बोथ साइड बाई AB कर लें, तो यहाँ पे कॉज ऑफ थीटा रह जाएगा और ये उसके नीचे AB आ जाएगा। ठीक है। तो हम यहाँ से थीटा इक्वल्स कॉज इनवर्स ऑफ दिस ये फाइंड कर सकते हैं, तो इस पे भी MCQ बन सकता है। एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी बन सकती हैं, लेकिन उसमें अगर हम एक पे ही फोकस करें तो वो वर्क अगर हम लें, तो वर्क इक्वल्स F डॉट D। देखें जी, फोर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो स्केलर बन जाता है। इसलिए तो डेफिनेशन में हमने कहा कि डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का स्केलर बन जाता है, तो वर्क जो है एनर्जी, एनर्जी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास ये एक नंबर आ जाएगा, यानी F और D के बीच में अगर एंगल ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो, और यहाँ पे ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इस तरह से ये ओवरऑल, अगर अब ज़ीरो नहीं भी है, कोई और कोई सा भी एक एंगल है, तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि वर्क जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन केस अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो ऐसी सूरत में हमारे पास वर्क पॉजिटिव बनता है। और अगर हम एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में लें तो वर्क हमारे पास नेगेटिव वैल्यू के साथ बनता है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पे भी MCQ बन सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा कि एंगल जब 0 90 के बीच में हो तो ऐसी सूरत में वर्क पॉजिटिव, और अगर 90 और 180 डिग्री के बीच में हो तो वर्क नेगेटिव के तौर पर हम लेते हैं। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जब हम दो वेक्टर्स को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में लेते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास एक नया वेक्टर हमें दे देता है। यानी यहाँ पिछले डॉट प्रोडक्ट केस में हमने यहाँ पे डॉट लिया था, लेकिन यहाँ पे अब हम क्रॉस ले रहे हैं। तो A क्रॉस B बनता है AB साइन ऑफ थीटा N कैप। N कैप मीन्स के ये जो चीज़ है, जब इनका हमने क्रॉस लिया तो हमारे पास एक नया वेक्टर बन गया जिसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी, इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा N कैप। इसको फिगर में देख लें, ए वेक्टर है ये,
और ये बी वेक्टर है, दोनों का मैं क्रॉस लेना चाह रहा हूँ, उनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं अपने राइट हैंड को यहाँ पे रखूँ और फिंगर्स अपनी ए की डायरेक्शन में करूँ और वहाँ से फिर स्वीप करूँ बी की तरफ, तो जब हम फिंगर्स को ए से बी की तरफ स्वीप करूँगा तो थंब का जो निशान होगा वो मुझे इन दोनों के इस स्वीप करने से, यानी जो एक तरह से मैं इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले रहा हूँ, इस तरह करने से मेरे पास एक नया वेक्टर दे देगा। और वो जो नया वेक्टर होगा वो होगा ए क्रॉस बी, और उसकी अपनी एक डायरेक्शन होगी जो कि बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी ए बी के क्रॉस प्रोडक्ट के नतीजे में जो प्लेन बनता है उसके। और इसलिए मैं यहाँ पे मैंने एन कैप लिखा हुआ है। तो इसलिए हमें इस एक्सप्रेशन को समझना है कि ए क्रॉस बी इक्वल्स ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप, हमें एन कैप लिखना पड़ेगा। अब हम अगर ये देखना चाहें कि क्या ए क्रॉस बी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी ओबे होती है, तो उसके लिए फिर हमें बी क्रॉस ए लेना पड़ेगा। तो बी क्रॉस ए लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास माइनस बी ए साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन माइनस साइन ये बता रही है कि अपोजिट है। तो इसको फिगर में देख लेते हैं। अब हमने क्या किया जी, अब हमने अपने पिछली दफ़ा पिछले केस में हमने ए क्रॉस बी लिया, तो हमने ए से बी की तरफ अपनी फिंगर स्वीप्स की। अब अगर हम इस सूरत में लें, बी से ए की तरफ अपनी फिंगर स्वीप करेंगी, तो इस ऐसी सूरत में हमारा राइट हैंड का जो थंब है वो नीचे की तरफ शो होगा, नीचे की तरफ वो डायरेक्शन बताएगा। तो वो जो नीचे की तरफ डायरेक्शन बताएगा वो उस न्यू वेक्टर की बताएगा जो ए और बी के क्रॉस की वजह से आएगा। तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास ये देखें, ये ब्लू वेक्टर जो है नीचे की तरफ है, और ये इसका डायरेक्शन जो कि यू है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो ओबे नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करती। तो ये भी एक अच्छा एमसीक्यू बन सकता है इस पे। अब क्या हो अगर हम ए क्रॉस बी लें और दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर हों, यानी ए और बी के बीच में ये जो थीटा है ये 90 डिग्री अगर हम ले लें, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी सूरत में हमारे पास बनेगा ए बी साइन ऑफ 90 डिग्री। अब 90 डिग्री साइन 90 डिग्री क्या होता है जी? 1। तो ऐसी सूरत में हमारे पास बन जाएगा ए बी, और ये एक नया वेक्टर होगा एन कैप की डायरेक्शन में। तो ये चूंकि माइनस का साइन यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है कि वो जो पहली वाली फिगर थी, मैं आपको पहली वाली फिगर बता देता हूँ, दिखा देता हूँ एक दफ़ा फिर, ये वाला। तो ये असल में फिर ये वाला केस है। आइए चलते हैं वापस अपनी उस प्रॉपर्टी की तरफ। तो ये यहाँ पर अभी हमने ये समझा। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो कि दोनों ही वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, ए और बी दोनों एक ही लाइन में हों, या दोनों जो है एंटी पैरेलल हों, तो ऐसी सूरत में एंगल पे डिपेंड करेगा। एंगल जो है वो पैरेलल की सूरत में 0 और एंटी पैरेलल की सूरत में 180। तो जब साइन 0 हम लेते हैं तो वो 0 होता है, तो ए क्रॉस बी का हमारे हमारे पास 0 आ जाएगा, ये नहीं नल वेक्टर आ जाएगा। और ए क्रॉस बी का भी हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसको मैंने बोल्ड फेस में रखा है क्योंकि बताना चाह रहे हैं कि ये नल वेक्टर है। तो ये भी आपने याद रखना है, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। नेक्स्ट, अगर हम स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट लें ए का इसके अपने साथ, यानी सेल्फ प्रोडक्ट ले लें, तो ए सॉरी ये वेक्टर प्रोडक्ट लिखना चाहिए था मुझे। ए क्रॉस ए इक्वल हो जाएगा ए ए साइन ऑफ जीरो, जीरो जो है साइन ऑफ जीरो जीरो होता है, तो इस तरह से हमारे पास नल वेक्टर आ जाएगा। नेक्स्ट, हम ए क्रॉस बी को कैसे लिखें, यानी हम डिटरमिन फाइंड करना चाह रहे हैं ए क्रॉस बी। तो ऐसी सूरत में पिछले केस में बड़ा सिंपल था, हमने ए डॉट बी किया था और आई कैप डॉट आई कैप और जे कैप डॉट जे कैप कैप डॉट के कैप करके हमने सिंपल एक लिख लिया था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी जी। लेकिन क्रॉस के केस में चूंकि हमारे पास क्रॉस से एक नया वेक्टर बनता है, इसलिए हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स हो जाएगा, ये मैंने ए वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में लिखा, क्रॉस बी को कंपोनेंट्स में लिखा। तो इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे, ए क्रॉस बी इक्वल्स आई जे के ए एक्स ए वाई ए जी बी एक्स बी वाई बी जी, और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी का हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। इस पे भी एमसीक्यूज आते हैं, तो इसको भी हमें सीखना है। और ये भी याद रखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के 0 होता है, लेकिन आपने पिछली स्लाइड पे डॉट के केस में देखा था कि ये 1 होता है।
तो यहाँ पे ये जीरो होते हैं। आई क्रॉस जे से हमारे पास नया वेक्टर बनता है के, जे क्रॉस के से नया यूनिट वेक्टर बनता है आई। तो ये जो मैंने साइकिल सिमेट्री बताई है ये दिखाने के लिए कि आई क्रॉस जे से बनता है के क्रॉस आई से बनता है जे क्रॉस के से बनता है आई। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। अच्छा, तो ये यहाँ पे एक और पॉइंट आपने याद रखना है कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया की इक्वल होता है। ठीक है, जो जहाँ पर हम ए और बी जो होते हैं वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड शो कर रहे होते हैं। और ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि पैरेललोग्राम कैसे बनता है और इसके वेक्टर्स हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी करने से हमें फाइंड हो जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो टॉर्क हम ले लें। टॉर्क आर क्रॉस एफ, यानी आर भी एक वेक्टर है और एफ भी एक वेक्टर है। तो दोनों का जब हम क्रॉस लेते हैं हमारे पास एक नया वेक्टर बनता है और वो है टॉर्क टॉर्क। तो इसके लिए हम अगर हम डोर की एग्जांपल ले लें, देखें जी, आर क्रॉस एफ तो होगा तो टॉर्क बनेगा, और टॉर्क बनेगा तो डोर ओपन या क्लोज होगा। अब अगर आपके पास ये आर जो है ये बहुत छोटा है, यानी अगर हम फोर्स इस पॉइंट पे, ये डोर है, डोर के हम ये डोर है, डोर के हम इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसा करने से अगर आप बिल्कुल इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन का जो रोटेशन पॉइंट है वहाँ पे लगाएं तो वहाँ पे तो आर ना होने के बराबर है। तो ऐसे में टार्क जो है हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा। और ये भी अगर आप फोर्स बिल्कुल उसके लाइन ऑफ एक्शन जहाँ पे बिल्कुल वो डोर के पैरेलल है आप लगा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में भी आपके पास डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक खास थीटा पे एंगल पे, यानी आर एफ साइन ऑफ थीटा, किसी थीटा पे लगा रहे हैं, जैसे कि F2 यहाँ पे लग रही है फोर्स, तो सिर्फ ये फोर्स इन तीनों के केस में F1 F2 F3 के केस में सिर्फ F2 ऐसी फोर्स है जो कि रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ से मालूम होता है कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, कि कब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा कब मिनिमम टॉर्क लगेगा। तो इस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, इस केस में बिल्कुल नहीं लगेगा, इस केस में भी नहीं लगेगा। तो थीटा का होना बहुत ज़रूरी है रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप जहन में रखें। आइए दो एमसीक्यूज कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर ये एग्जाम में आ जाते हैं। पहला, F2 non-zero vectors A and B are perpendicular to each other. Which of the following is true? A, B, C, D। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इनमें कौन सा आंसर सही आता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि A परपेंडिकुलर B, इस स्टेटमेंट से, और ये भी हमें पता है कि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो आपने इस स्टेटमेंट पे फोकस करना है। नॉन जीरो वेक्टर लिखा हो, स्पेसिफाई किया गया हो, तो आपने जहन में रखना है कि ए और बी कभी जीरो हम नहीं ले सकते। और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का कहा गया है, तो ए परपेंडिकुलर बी, यानी इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट दोनों का ले लें, ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉज ऑफ थीटा, थीटा हमें 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि परपेंडिकुलर। तो 90 डिग्री क्या होता है कॉस का? ज़ीरो। तो ए डॉट बी ज़ीरो आ गया। अब ये एक रिजल्ट हमारे पास आ गया है। अब हम इसको यहाँ पे चेक करेंगे और साथ में हम क्रॉस प्रोडक्ट भी जल्दी से ले लेते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन ऑफ थीटा, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो ए बी, इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा आंसर यहाँ पे मैच होता है, ज़ीरो ए बी। तो इसका मतलब है आंसर ए जो है वो सही है। तो आप फौरन इसको, इस पे मार्क, इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास टाइम चूंकि एग्जाम में कम होता है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि एंगल कॉस 90 साइन 90 क्या होते हैं। अब जो दूसरा एमसीक्यूज है वो देखें, इफ़ ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो, तो इनमें से कौन सा सही है? अब यहाँ पे कहीं भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि दोनों नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। तो ये चीज़ थोड़ी क्रिटिकल बनती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इन्फॉर्मेशन इस तरह की कोई नहीं है। नहीं है तो आपने ये पॉइंट जहन में रखना है और सॉल्व करना है। चलें स्टार्ट करते हैं। गिवन ए डॉट बी इक्वल ज़ीरो एंड ए क्रॉस बी इक्वल ज़ीरो, तो ए क्रॉस बी जो है हमारे पास बनता है ए बी साइन ऑफ थीटा। ये कब ज़ीरो होगा? तो या तो ये हो कि साइन थीटा हम ज़ीरो ले लें, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री, जब वेक्टर्स पैरेलल हों। या दूसरा ये सूरत हो सकता है कि ए को ज़ीरो ले लें, बी को ज़ीरो ले लें, तो ये सारा कुछ ज़ीरो हो जाए। ठीक, तो ये कंडीशंस पॉसिबल हैं।
इफ थीटा को 0 रखें या 180 रखें, दोनों का पैरेलल केस रख लें और डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो ऐसी सूरत में तो हमारे पास प्लस माइनस ए भी आ रहा है, हमारे पास नंबर आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा। तो अब ये क्या करें? तो यहाँ को समझने के लिए, फॉर दिस टू बी जीरो, इसको जीरो होने के लिए हमें जरूर लेना है ए को जीरो या बी को जीरो। तो कंक्लूजन क्या बनता है? कंक्लूजन ये बनता है कि एटलीस्ट वन वेक्टर इज जीरो विद अ जीरो वेक्टर पैरेलल इज ट्रिवियली सेटिस्फाइड। तो इसका आंसर इन चारों में, जिसमें पहला में है ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, दूसरे में ए एंड बी आर पैरेलल एंड एटलीस्ट वन इज जीरो, और तीसरा ये और चौथा ये, चूंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर बनता है वो ये है कि दे आर पैरेलल, या तो वो पैरेलल हैं, एंड एटलीस्ट वन इज जीरो, और इनमें से एक जीरो है। तो लेकिन जब अगर ये कहा दिया जाए कि आपके पास दोनों जो है नॉन जीरो हैं, तो फिर सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। So the question doesn't explicitly say non-zero vectors. So the safest general answer is B. But if they do specify non-zero vectors, the answer becomes D. तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन में क्या स्पेसिफिकली नॉन जीरो वेक्टर का कह दिया गया है, तो उस सूरत में हमारे पास हमारा आंसर डिफरेंट बनता है। लेकिन अगर नहीं कहा गया तो आपका आंसर बी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो आज के लेक्चर के लिए ये काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।